अस्सलामुअलैकुम। क्लास आप लोगों का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे जो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स जो होती हैं वो किस तरह हमारे टिश्यूज में एंटर होती हैं और वहाँ पे सेल्स के अंदर किस तरह मेटाबोलाइज करती हैं, ये सारा प्रोसेस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ अभी चैप्टर मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशंस हैं, कैटाबॉलिज्म क्या होती है, एनाबॉलिज्म क्या होती है और फर्दर मेटाबॉलिज्म की टाइप्स हैं। ठीक है, और कौन कौन मेटाबॉलिज्म किस किस प्रोसीजर के ऊपर ये अपना काम करती है और यानी कि किस किस की कौन कौन सी चीज़ें मेटाबोलाइज होती हैं और किस तरह एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है मेटाबॉलिज्म का। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ये वाला सारा स्ट्रक्चर हम सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन मेटाबॉलिज्म की। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होती है? ये मेटाबॉलिज्म जो है वो हमें बताती है तमाम केमिकल प्रोसेसेस जो कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हमारे ऑर्गन्स जो है वो सही तरह से फंक्शन कर रहे हैं। जैसे ब्रीदिंग हो गया, रिपेयरिंग सेल्स हो गया, डाइजेशन फूड हो गया। और ये केमिकल प्रोसेसेस जो है इनको जाहिर सी बात है कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपना फंक्शन प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, एना कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो है ये दो मेन टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बनता है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में एक थोड़ा सा निशानी रखें। कैटा कैटा यानी कि हम उर्दू में कैटा काटने को कहते हैं, यानी कि इसमें बड़े जो सब्सटेंसेस हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं। कैटाबॉलिज्म ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वंस। ठीक है, और एनाबॉलिज्म जो है ये स्मॉल स्मॉल सब्सटेंसेस को कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में चेंज करती है। एनाबॉलिज्म बिल्ड्स कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर वंस। मेटाबॉलिज्म जो है ये अपनी एनर्जी किस तरह अपनी एनर्जी लेती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और किस तरह वेस्ट रिमूव करती है। मिनरल्स, विटामिन एंड को फैक्टर्स जो होते हैं वो रिएक्शन को की हेल्प करते हैं। ठीक है जी, अब इस स्लाइड में आपको मेटाबॉलिज्म, इसकी डेफिनेशन, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है और किस तरह मेटाबॉलिज्म की अक्रेंस होती है हमारी बॉडी में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी समझ आ गई होगी। अब हम आगे डिफरेंसेस पढ़ते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बताया, कैटा से आप याद रखें कि काटना होता है बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में, एक निशानी आप याद रखें। तो कैटाबॉलिज्म breaks down big complexes molecule into smaller ones, easier to absorb molecules। ठीक है, और एनाबॉलिज्म इस तरह छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो एनाबॉलिज्म builds molecules required for the body functionality। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म रिलीजेस एनर्जी। कैटाबॉलिज्म से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एनाबॉलिक प्रोसेसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शंस को। हार्मोन्स जो होते हैं इन प्रोसेसेस में ये एड्रेनालिन, साइटोकाइन, ग्लूकेगन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और इस प्रोसेसेस में जो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं वो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेसेस आर प्रोटीन्स बिकमिंग अमीनो एसिड्स। अब उन्होंने एक एक एग्जाम्पल दे दिए, जैसे प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड मिल मिला के प्रोटीन बनाती है। जो ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज से मिलके बनती है और ट्राइग्लिसराइड जो है फैटी एसिड से मिलके बनते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है अमीनो एसिड से। ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन बनाता है और फैटी एसिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। ये छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल में चेंज होता है, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में। इन कैटाबॉलिज्म पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है जहाँ पे जो पे एनर्जी रिलीज होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और इन एनाबॉलिज्म काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, और एनाबॉलिज्म में उल्टा होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है,
इट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन इन लिविंग एंटिटीज। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम लिविंग एंटिटीज में देखते हैं कि किस तरह हमारे सेल जो है वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। और ठीक है, हमारे सेल यूटिलाइज करते हैं, हमारे सेल में उस एनर्जी से क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी इसमें हमें पता चलता है। इसमें क्या होता है कि हाँ, हम मेंटेनेंस करते हैं, ग्रोथ और स्टोरेज, ये तीन काम, क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल में चेंज होता है, तो ये मेंटेनेंस करता है। ये रिक्वायर्ड होता है मेंटेनेंस में, ग्रोथ में और स्टोरेज में। ग्रोथ हार्मोन जैसे होता है, और स्टोरेज जो है वो किसी भी चीज की स्टोरेज रखनी है हमारी बॉडी को एज अ रिजर्वायर, तो उसमें यूज होता है। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारी बॉडी के में जो रिजर्वायर्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, लेबाइल, प्रोटीन, ये सारे जो हमारी बॉडी में रिजर्वायर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन होता है हमारे लिवर और मसल्स के अंदर। ठीक है, और लिपिड जो है वो ट्राइग्लिसरॉल होता है एडिपोज टिश्यूज के अंदर, लेबाइल प्रोटीन्स होती हैं। अगर हमारे जो इनटेक है, हमारे खाने में इन चीज़ों का ज़्यादा इनटेक है, तो उसमें हमारी बॉडी स्टोर करती रहती है। जैसे हमारी बॉडी में फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ओबेसिटी होती है। और अगर इनटेक हमारी मेटाबॉलिक फ्यूल्स में लो है, तो ये जो रिजर्वायर्स होते हैं, ये उन्हीं जो रिजर्व्स की होती हैं, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के रिजर्व्स होती हैं, उनका फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसरॉल, वो उन्हीं को यूज करके मेटाबॉलिज्म में उन्हीं को यूज करके उनसे एनर्जी गेन करते हैं। और अगर कंटिन्यूअसली कम से कम होता जाए, रिजर्वायर हमारे पास खत्म हो जाए, तो उसकी वजह से इट लीड्स टू एमेसिएशन, वेस्टिंग एंड इवेंचुअली डेथ। हमारी डेथ भी हो सकती है। आपको पता है, जब हम खाना इंटेक कम करेंगे, उसको हमारी बॉडी सही से यूटिलाइज नहीं करेगी, तो डेथ के चांसेस भी कल ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इमेसिएशन क्या होता है, अब नॉर्मली थीन और वीक जो इंडिविजुअल होता है, उसको हम इमेसिएटेड या इमेसिएशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में ओवरऑल मेटाबॉलिज्म सबकी बताई गई है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स और फैट्स है। कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल शुगर्स के अंदर, जैसे ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाते हैं। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। ये चीजें मिलके ही ये लार्जर सब यूनिट्स बनाती हैं, और ये चीज अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बनाती है, फैटी एसिड मिलके फैट्स बनाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें ही जब टूटती हैं, तो सबसे पहले डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी, जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में पढ़ाऊंगी। फिर सिंपल शुगर्स में हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन की जो है वो अमीनो एसिड्स में हो जाएगी, और फैट्स के है फैटी एसिड और ट्राइग्लिसरॉल में, और ये तीनों कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो ऐड होगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, और सिट्रिक एसिड साइकिल में आपको आगे बताती हूँ किस तरह कार्बन एटम्स कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और इसका नेट गेन क्या होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का, ये सारा आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, तीन मैक्रोमोलेक्यूल्स हमारी बॉडी में होते हैं ना, एक प्रोटीन्स, एक कार्बोहाइड्रेट्स और एक फैट्स और लिपिड्स, या ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसरॉल जिसको कहते हैं। प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन पूल में चले जाते हैं। क्या अमोनिया जो है प्रोटीन हमारी बॉडी में ज्यादा हो, तो सबसे पहले ये देखिए नाइट्रोजन पूल इसमें चले जाते हैं, और इससे क्या होता है, ये पायरुविक एसिड में चेंज होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, और सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तीन जगह पे प्रोटीन्स का वर्क होता है। ठीक है, और यहाँ से आप नाइट्रोजन पूल जो है ये अमोनिया बना के यूरिया साइकिल के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, जिसके हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोजेनेसिस में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस हमारे अगर बॉडी में हमारे ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो, तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और जब हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू वो ग्लूकोज जो है दोबारा ग्लाइकोजन से मिल जाती है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद पायरुविक एसिड और ये भी एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाते हैं।
फैट्स में बीटा ऑक्सीडेशन होती है फैट्स की, और ये एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो जाते हैं, और लिपिड्स भी इसी तरह एसिटाइल एंड एंड जो है वो प्रोडक्ट एसिटाइल को एंजाइम के साथ आके रिलेट करते हैं, फर्दर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो जहाँ पे मेन एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो होती है।